नमस्कार सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे और एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम सीरीज में। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में। और बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद और आज के जो एग्रीकल्चर की पोजीशन है इंडिया में, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन का जो पोजीशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, सभी कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट एंड अचीवमेंट सिंस इंडिया के बारे में। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, यानी जब क्या हुआ, हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ 1947 में। तो उस समय जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो अप्रोक्सीमेट 50 मिलियन टन्स जो था आपका, क्या होता था, इंडिया के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता था। और उस समय जो सबसे बड़ा जो हमारे पास इशू था, सबसे बड़ी समस्याएं जो थी वो थी लो प्रोडक्टिविटी को लेकर के। ट्रेडिशनल फार्मिंग हम यूज करते थे और डिपेंड जो होता था ये मानसून के ऊपर डिपेंड होता था हमारा पूरा एग्रीकल्चर। हम हमारे पास कोई भी इरिगेशन के लिए कैनाल्स, कोई भी क्या था आपका, जो आपका पंप होता है, ट्यूबवेल्स होते हैं, इन सबों की फैसिलिटी क्या थी, बहुत ही क्या थी, लिमिटेड थी उस समय। तो इन सब चीजों की वजह से ही क्या होता था, हमारे जो प्रोडक्शन है वो क्या होता था, कम होता था। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर ये आती है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया उस समय जो 1950-51 में था वो अराउंड 50 मिलियंस था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, 2025-26 की बात करें, तो हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो लगभग कितना पहुंच गया है, 350 मिलियन टन पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम जो है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिंस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन फेज की। जब इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिपेंडेंस आई, तो क्या था, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो क्या था, बहुत ही कम था। ठीक है, तो जब फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ही कम था तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर एक फेज आया 1960s से लेकर 1960s में। क्या हुआ, इंडिया के अंदर हाई इल्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस और वीट, ठीक है, राइस और वीट की हाई इल्डिंग वेराइटीज के सीड को क्या किया गया, यहां पर लाया गया, जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा, और उसको ग्रो करना स्टार्ट किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन फेज में क्या हुआ, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, आपके एम एस स्वामीनाथन का है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इनको क्या बोला जाता है, इंडिया के अंदर इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड के अंदर किसको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ठीक है, बोरलॉग को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के अंदर। तो इसके वजह से जो आपके हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड आए, इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी वो अच्छी हुई, साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर है उनका उनकी पूर्ति हुई, तो जो प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, सिग्निफिकेंटली बहुत कई गुना जो है उपज क्या हो गया वहां पे, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ। तो यहां से मेजर क्वेश्चन आपका बनेगा एम एस स्वामीनाथन से। और जो क्रॉप किस पे फोकस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन ने, वीट और राइस पे, इस पे भी आपके क्या हो सकता है, वहां पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन फेज। ठीक है, यानी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 1960 से 1980 के बीच में, जब हम क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो हमने राइस वीट पे बहुत काम किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया, हमको जितनी सफिशियंसी जो थी, हम मतलब हमारे देश में जो अनाज की कमी थी वो पूरी पूर्ति हो गई। इसके बाद जो पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन फेज आया, इसमें हमने किस पे काम किया, आपने डाइवर्सिफिकेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम किया। ठीक है, यानी अब हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाने लगे, साथ ही साथ हमने टेक्नोलॉजी जैसे हार्वेस्टर हो गया, आपका कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, इन सब चीजों से हम क्या करने लगे, मैकेनिकली जो हम थे अपने खेती क्या करने लगे, ना ज्यादा लेबर पे डिपेंडेंट ना होकर के हम जो आपकी जो नई टेक्नोलॉजीज थी उसको क्या किया गया, इस पे लाया गया। और जो करंट प्रोडक्शन है इसको बोला गया है अप्रॉक्स कितना, 320। ये जो आपका डेटा है ये क्या है, 2020-22 तक का डेटा है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे किसकी, 25-26 में लगभग हम कहां पहुंचने वाले हैं, 350 मिलियंस के अराउंड क्या होने वाले हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट है इसका
जो आपका क्या था, इस जो आपका पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन और पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सेल्फ सफिशियंसी जो हो गई वो अचीव हो गई 1970s में। हम अपने ऊपर अनाज जो था, हम अपने ऊपर क्या हो गए, पूरे आत्मनिर्भर हो गए। हमारे पास जितना हमको खाने के लिए अनाज चाहिए था, चावल गेहूं ये सब क्या हो गया, हमारे देश में भरपूर मात्रा में हो गया। अब हमको जो आपका अमेरिका था उससे अब हमको गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बफर स्टॉक क्रिएशन स्टार्ट हुआ, यानी हमने भंडारण की व्यवस्था की और अब हम अपने अनाज को स्टोर करके रखने लगे, ताकि अगर 1-2 साल हमारे पूरे देश में खाना ना नहीं भी रहेगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने देशवासियों को खाना खिला सकते हैं। एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी हमारी बढ़ गई, जब हम क्या करने लगे, भंडारण करने लगे, तो हमारे पास क्या होने लगा, जब हमने अपनी पूर्ति कर ली, अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने अपनी निर्यात करने की कैपेबिलिटी को भी क्या कर लिया, बढ़ा लिया, जिससे हमको और ज्यादा मुनाफा होने लगा। हमारे देश को आर्थिक तरीके से क्या होने लगा, जो आपका इनकम है एक्सपोर्ट से वो भी होने लगी। फिर नेक्स्ट आपका जो है फ्यूचर प्रोजेक्शन, हमारा फ्यूचर में क्या आपका टारगेट है, ठीक है। देखिए फ्यूचर में, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है वो आने वाली है आपकी क्लाइमेट चेंज की, लैंड डिग्रेडेशन की और वाटर स्कैर्सिटी की, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो आपका क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आने वाले समय में, अभी हम 350 पे हैं, अब 2050 तक 450 से 500 मिलियन टन जो है डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेड है। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर स्कैर्सिटी और उसके साथ साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। और देखिए जो इंडिया है वो क्या है, वाटर स्ट्रेस, ठीक है, वेयर वाटर स्ट्रेस विल बी हाईएस्ट बाई 2050, ठीक है। 2050 तक सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस किस कंट्री में रहेगा, तो एक्सट्रीमली हाई वाली कैटेगरी में आपका क्या आ रहा है, आपका इंडिया जो है वो एक्सट्रीमली हाई कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस होगा। तो इसलिए क्या है, आपके पास सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि आपको इन सब चीजों से क्या करना है, जूझना है आने वाले समय में। तो ये आपका जो आपका 450 से लेके 500 मिलियन टन है, ये आने वाले समय में रिक्वायरमेंट होने वाली है हमारे कंट्री की। नेक्स्ट है सब सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इनसे लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए प्रोडक्शन दैट मेंटेन प्रोडक्टिविटी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। ऐसी इस तरीके से हमको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लेना है जिससे वो क्या करे, इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अंधाधुंध एक ही तरह की मोनोक्रॉपिंग करते हैं, एक ही क्रॉप को बार बार उगाते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, गुणवत्ता है, पूरी तरह से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्टिविटी को बनाए रखते हैं और इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। अब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग तरीके की क्रॉप लेंगे, एक बार अगर हम कोई सीरियल क्रॉप ले रहे हैं तो उसके बाद एक कोई पल्स क्रॉप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह हम बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर जिसको आजकल बहुत ज्यादा टर्म यूज किया जा रहा है कि हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, आपके जो आपका इकोसिस्टम है उसको बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है, किसमें, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब यूज नहीं करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे, तो सॉइल हेल्थ का इंप्रूवमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी सॉइल हेल्थ की, जैसे अभी क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सॉइल में कार्बन का कंटेंट बहुत तेज कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर्स थे, ठीक है, जैसे गाय के गोबर की खाद, ये सब यूज करना कम कर दिया है। तो कार्बन कंटेंट जो है वो क्या हो रहा है, मिट्टी का कम हो रहा है। तो उसको क्या करते हैं, जैसे हम इसमें सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में इन सब चीजों का ध्यान देते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, सॉइल हेल्थ अच्छा हो जाता है, पॉल्यूशन कम होगा क्योंकि हम केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से जो न्यूट्रिएंट हम यूज करके प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं वो वहां पे क्या होगा, नहीं होगा। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बहुत दिनों तक क्या होगी, अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट और बाकी न्यूट्रिएंट का कंटेंट जो होगा सॉइल के अंदर बना रहेगा। नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए पहले क्या था, जो पहले के जो किसान थे इंडिया में जो खेती करते थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि वो अपने जीविका, अपनी अपने
रिक्वायरमेंट के, अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। कि जैसे मान लीजिए उनको कुछ थोड़ा सा दाल चाहिए, तो वो कुछ एरिया में दाल लगा लिए, कुछ एरिया में चावल लगा लिए, कुछ एरिया में गेहूं लगा लिए, कुछ एरिया में सब्जी लगा लिए, ताकि उनके घर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। लेकिन अब जो फार्मिंग है वो शिफ्ट हो रहा है सब्सिस्टेंस से मार्केट ओरिएंटेड। हम क्या करेंगे, उस उन अपने सारे अनाजों को क्या करेंगे, बेचने के पर्पज से अब हम क्या करते हैं, कॉमर्शियलाइज तरीके से यूज करने के बेचने के लिए हम क्या करते हैं, अब फार्मिंग करते हैं, ताकि हम उससे ज्यादा मुनाफा कमा सकें। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसका जो फीचर्स है, इसमें हम हाई वैल्यू क्रॉप यूज क्या करते हैं, अ, अपने फील्ड पे लगाते हैं। जैसे फ्रूट्स लगाएंगे, वेजिटेबल लगाएंगे, फ्लावर लगाएंगे, जिससे से ज्यादा हम क्या कर सकें, इनकम जनरेट कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है इसमें, कि हम किसी कंपनी के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्ट लेकर के फार्मिंग करते हैं। उनके लिए हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चिप्स की कंपनी है, उससे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और हम उसके लिए आलू क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं आलू। ठीक है। उसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे खेती करते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज, किसी चीज की डिमांड, कुछ सी इंडियन चीज की डिमांड विदेशों के मार्केट में ज्यादा है, तो हम उसकी क्या करेंगे, खेती ज्यादा करेंगे, ना कि अपने सब्सिस्टेंस पे ध्यान दे रहे हैं। स्कोप इंडिया में क्या है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर, किस किस चीजों की डिमांड बढ़ रही है इंडिया में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ रही है, और एक्सपोर्ट कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है। तो इससे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसको, एग्री स्टार्टअप्स वालों को, वैल्यू एडिशन वालों को, कि हम क्या कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या होता है, कि हम जो भी अपने जो रॉ मटेरियल है उसको, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें बना करके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मशरूम है, तो मशरूम के बिस्किट बना लिए, मशरूम का समोसा बना लिए, मशरूम के नमकीन बना लिए, तो ये होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग इंडिया के अंदर क्या है, बहुत कम 0.1 हेक्टेयर क्या है, लैंड, एवरेज लैंड होल्डिंग है एक फार्मर के पास, जो क्या है, बहुत ही छोटी है। प्राइस का फ्लक्चुएशंस मार्केट में क्या होता है, बहुत ज्यादा है। कभी टमाटर 10 रुपए किलो रहेगा, कभी टमाटर 60-70 रुपए किलो चला जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन जो है इंडियन मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जगह पे क्या है, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, स्टोरेज करने के लिए आपके पास बहुत सारे जो भंडार घर हैं वो नहीं है। तो ये सब चीजों की क्या है, समस्या हमारे पास है। और क्लाइमेट का रिस्क इस समय बहुत ज्यादा है, कि कभी बारिश हो जा रही है, अभी मार्च के महीने में कभी बारिश हो जाएगी, कभी आपको दिसंबर के महीने में बारिश हो जाएगी, और कभी आपको जून जुलाई में बारिश ही नहीं मिलेगी। तो ये सारा जो क्लाइमेट का रिस्क है, ये भी क्या है, बहुत बड़ा रिस्क है आपके इसमें। तो इसका सीधे सीधे इस लेक्चर का जो कंक्लूजन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, कि इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूड डेफिसिट नेशन टू फूड सरप्लस कंट्री। ठीक है। यानी इंडिया के पास क्या है, पहले क्या थी, अनाज की कमी थी, हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। आज हमारे पास इतना है कि हम दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन हमको फ्यूचर में क्या करना होगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेकर चलना होगा, ताकि जो हमारे जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है वो ना हो। टेक्नोलॉजी जो होगी ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा, ताकि जो हमारे पास लेबर वगैरह की कमी होगी उसको हमको पूर्ति करनी होगी। और हमको हाई प्रोडक्शन लेना है, तो हमको बड़े लेवल पे क्या करना पड़ेगा, फार्मिंग कॉमर्शियलाइज तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। इफिशियंट कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है, आपको कॉमर्शियलाइजेशन को करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, एक इसमें मैं बताता हूं, जैसे इंडिया फूड डिफिसिट से फूड सरप्लस कंट्री है, इसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी देखिए, रीसेंट का एग्जांपल है। इंडिया इमर्ज्ड एज वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। इंडिया कहां चला गया है, राइस प्रोडक्शन में चाइना को पीछे करके नंबर 1 पे चला गया है। और इस समय नंबर 1 पे क्या है, राइस प्रोडक्शन में कौन है, आपका इंडिया है। ठीक है। चाइना का क्या है, 145.28, और इंडिया क्या है, 150.18। ठीक है। मिलियन मैट्रिक टन क्या है, प्रोडक्शन है आपका किसका, राइस का। तो ये रीसेंट है, अभी आपसे पूछा जाएगा कि राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है, तो पहले कौन था, चाइना था, अब कौन है, इंडिया है। तो इंडिया ने क्या कर लिया, चाइना को सुपर पास कर दिया राइस प्रोडक्शन में। तो ये था आपका क्या, पूरा लेक्चर, जिसमें हमने बात की फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, जो पहले क्या था, 50 मिलियन टन था, अब क्या है आपका 320 to 350 मिलियन टन है। और आने वाले समय में हमको इसको कहां तक ले जाना है, 500 मिलियन टन तक ले जाना है। उसके साथ साथ हमने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन की और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो ऐ- ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉलेजेस के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, उन सब को आप जाकर के प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।